फ्राइडे डंजन फाइनली शुरू होता है और ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। मॉन्स्टर्स की वेव से लड़ने के बजाय जिनवू को सिर्फ स्पीड, शार्प टाइमिंग और परफेक्ट मूवमेंट से जीतना है। जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होता है, वो विंड फैल्कन को कॉल करके स्पीड बफ के लिए कॉल करता है और बुलेट की तरह ट्रैक पर दौड़ पड़ता है। जब हर साइड से प्रोजेक्टाइल्स उसकी तरफ आते हैं, जिनवू एक सेकंड के लिए भी स्लो नहीं होता। ये पहले सिर्फ एक गेम स्टेज था जो उसने स्क्रीन के थ्रू क्लियर किया था, लेकिन अब वो इसे अपने बॉडी से रन कर रहा है और इसका थ्रिल और भी ज्यादा फील हो रहा है। फिर जब लगता है कि वो नॉर्मल रूट फॉलो कर रहा है, जिनवू वो हिडन शॉर्टकट रिवील करता है जो सिर्फ उससे पता है। वो डॉल्फिन समन करके वाटरवे में डाइव करता है, नीचे से ट्रैप्स को बाईपास करता है, फिर Y1 पर स्विच करके फाइनल ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से सोर करता है। एक ब्लिंक के अंदर जिनवू फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और फिर से प्रूव करता है कि वो बेस्ट क्यों है। हमारे बंदे के लिए ये डंजन इजीली क्लियर करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि 10 साल की एक ही ऑब्सेशन का रिजल्ट है। बिग जिनवू ने सिर्फ एक चीज के लिए जिया, बैटल ऑफ समनर्स। जहां बाकी लोग इसे सिर्फ एक डेड ट्रैश गेम समझ के इग्नोर कर रहे थे, जिनवू ने इसे अपना किंगडम बना दिया और जिनु गॉड नाम का लिविंग लेजेंड बन गया। जिस दिन उसने इम्पॉसिबल 100th फ्लोर क्लियर किया, उसे लगा कि अब क्विट करके नॉर्मल लाइफ जीने का परफेक्ट टाइम है। लेकिन जैसे ही उसने विक्ट्री क्लेम की, सब कुछ चेंज हो गया। स्काई में एक जायंट स्क्रीन अपीयर हुई, अजीब समनिंग स्क्रॉल्स बरसने लगे और मॉन्स्टर्स डार्कनेस से निकलकर दुनिया में फैल गए। जिनवू कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ट्रन के हिट से वो अनकॉन्शियस हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, 3 साल बीत चुके थे। गेम अब रियलिटी बन चुका था। समन्स अब जमीन पर चल रहे थे और पूरी दुनिया उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने फाइनल फ्लोर क्लियर किया था। अब जिनवू के पास सिर्फ एक चॉइस थी, दोबारा उठना और इस नए वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लौटकर वो नए वर्ल्ड की रियलिटी को रिसर्च करना शुरू करता है। बेसिकली गेम के सारे सिस्टम्स रियलिटी में आ चुके हैं। प्लेयर वर्सेस प्लेयर मैचेस, रेड्स, डंजन्स, टावर ऑफ ट्रायल्स, सब कुछ। 3 साल बाद लोग समन्स के साथ जीने की आदत डाल चुके हैं, लेकिन जिनवू को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उसके जितने अडेप्ट नहीं हो सकते। तभी उसे क्यूब इन्वेंट्री ओपन करने का चांस मिलता है और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। ट्यूटोरियल के बाद जिनवू एक डेजर्टेड एरिया में जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कौन सा समन निकलेगा, इसलिए उसे केयरफुल रहना है। ट्यूटोरियल रिवॉर्ड में उसे 2 लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल्स मिलते हैं और उसे वार्न किया जाता है कि स्क्रॉल बाहर यूज करना बेटर होगा। स्क्रॉल हाथ में लेते ही जिनवू फाइनली एक्सेप्ट करता है कि दुनिया बदल चुकी है। इस पॉइंट पर वो बस प्रे कर सकता है कि कुछ डिसेंट मिले, क्योंकि अगर स्टार्टिंग ही ट्रैश टियर समन से हुई तो वो काफी स्क्रूड होगा। फिर भी वो वरिड है, क्योंकि गेम के ड्रॉप रेट्स नोटोरियस हैं। सिर्फ 1% चांस डी रैंक का, 5% चांस ई रैंक का और 94% एफ रैंक का। स्क्रॉल टियर करने से पहले जिनवू अपने सब गॉड से बैक करता है कि उसे कुछ रियली गुड मिले, हत्ता कि वो ई रैंक से भी सेटिस्फाइड होगा, बस वो यूजफुल हो। जैसे ही वो स्क्रॉल फाड़ता है, जिनवू सोचता रह जाता है कि अब क्या होगा, और अचानक एक ब्राइट लाइट ग्राउंड पर गिरती है। एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और उसमें से एक समन निकलता है। वो एक विंड फेरी होती है जो कि एक्स रैंक की होती है। जिनवू पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रैंक एग्जिस्ट करता है। फेरी भी कंफ्यूज होती है जब तक वो जिनवू को अपने पास खड़ा नहीं देखती। वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो सच में समन हो गई है। जिनवू भी स्टन्ड है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि एक समन बोल कैसे रहा है। वो खुद को संभालते हुए फेरी से पूछता है क्या वो राम्बा है। फेरी जवाब देती है कि सिर्फ एक ही इंसान उसे इस नाम से बुलाता था, जिनु गॉड। तब उसे समझ आता है कि वो जिनु गॉड के सामने खड़ी है। वो तुरंत जिनवू को हक कर लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। जिनवू को याद आता है कि वही ई रैंक फेरी है जो उसने पहले पुल की थी। अगर कोई उसके हिडन मैकेनिक्स को सही रूल्स के साथ यूज करे तो वो ऑटोमेटिकली एक गॉड टियर यूनिट बन जाती है, जो अटैक स्पीड को एक्सपोनेंशियली बूस्ट करती है। इतने लंबे टाइम तक साथ रहने की वजह से जिनवू ने उसे निकनेम दिया था राम्बा। लेकिन जिनवू को याद है कि गेम के फर्स्ट ईयर में बग पैच के दौरान उसे रिमूव कर दिया गया था। डेव्स ने क्लेम किया था कि ये एक एक्सेसिव बैलेंस ब्रेकिंग एक्सप्लॉइट है, और राम्बा के रिमूव होने पर जिनवू कंप्लीटली क्रैश आउट हो गया था, क्योंकि उसने 1 साल लगाकर उसे बिल्ड किया था। जब जिनवू राम्बा का स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो क्वारंटीन में है, जो उसे कंफ्यूज करता है। राम्बा आंखों में आंसू लेकर बताती है कि उसे अचानक एक अजीब जगह ले जाकर बंद कर दिया गया था, जहां से वो निकल नहीं पा रही थी। वो अपने छोटे हाथों से जिनवू को पकड़ लेती है और कहती है कि वो कभी उससे दूर नहीं होना चाहती। जिनवू उससे पूछता है किसने उसे लॉक किया, लेकिन उसकी मेमोरी रिस्ट्रिक्ट है और जैसे ही वो याद करने की कोशिश करती है, उसका सर बहुत दर्द करता है। जिनवू समझ जाता है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जो उसे उस इंसान को याद करने से रोक रहा है। वो कहता है जो भी याद हो वो बताओ, लेकिन वो ये भी याद नहीं कर पा रही क्योंकि वो क्वारंटीन में थी। उसकी बातों से जिनवू समझ जाता है कि वो अकेली नहीं थी। वो पूछता है क्या और समन्स भी लॉक्ड है। वो हाँ कहती है,
लेकिन बताती है कि वो उन्हें जानती नहीं क्योंकि सब अलग अलग जहां बंद है। वो कहती है कि लगभग 10 समन्स हैं। तब जिन्वू को समझ आता है कि वो उन 10 समन्स की बात कर रही है जो बग फ्लैग होने के बाद वैनिश हो गए थे जब वो उन्हें यूज कर रहा था। फिर रामबा बताती है कि जब भी जिन्वू स्क्रॉल टियर करता है तो उन्हें क्वारंटीन से एस्केप का चांस मिलता है, क्योंकि काफी टाइम बाद उसने लो ग्रेड स्क्रॉल की कॉल फील की थी। इससे जिन्वू का डाउट कंफर्म हो जाता है कि एक्स रैंक ड्रॉप सिर्फ वही पुल कर सकता है। वो सोचता है शायद ये टावर ऑफ ट्रायल्स के 100th फ्लोर क्लियर करने का रिवॉर्ड है। जिन्वू डिसाइड करता है कि वो अपना दूसरा स्क्रॉल भी टियर करे, उम्मीद में कि उसे एक और अच्छा समन मिले, लेकिन इस बार उसे सिर्फ एक एफ रैंक हैरी गोरिल्ला मिलता है। जिन्वू डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एक्स रैंक ड्रॉप टोटली रैंडम है। जिन्वू गुस्से में गेम को ब्लेम करता है और डिसाइड करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा स्क्रॉल्स टियर करने होंगे ताकि उसके चांसेस बढ़ सकें। वो मानता है कि अगर वो सब एक्स रैंक्स ऑब्टेन कर ले तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। फिर जिन्वू रामबा से कहता है कि वो उसे जिनू गॉड ना बुलाए, सिर्फ उसका नाम ले। रामबा पूछती है क्यों, और रीजन ये है कि पिछले 3 सालों में 5 एम्परर्स ने उसका नाम दुनिया भर में फैला दिया है। उसे नहीं पता उनके बीच पावर गैप कितना है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो किस डिसएडवांटेज में है। अगर ये बात फैल गई कि वो एक्स रैंक्स कंट्रोल करता है तो वो जेलसी और टारगेट दोनों बन जाएगा। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और जिन्वू के सामने एक डंजन अपीयर हो जाता है। सिस्टम बताता है कि अब नेक्स्ट फेज का टाइम आ गया है। जिन्वू थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पहले सबसे पावरफुल प्लेयर था। साथ ही वो ये भी समझता है कि रियलिटी गेम से अलग है, लेकिन फिर वो खुद को ये सोचकर काम करता है कि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल डंजन है। जिन्वू हिम्मत जुटाकर डंजन मेंटर करता है, क्योंकि उसे करंट रियलिटी के साथ अडेप्ट होना ही होगा। डंजन के अंदर आते ही उसे हवा में एक अजीब सा ईरी फील महसूस होता है। सिस्टम बताता है कि डंजन कॉम्बैट के लिए उसे समन्स की टीम बनानी होगी। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 समन्स है, रामबा और हैरी गोरिल्ला। नॉर्मली एक टीम में 5 समन्स होते हैं, और सिस्टम उससे पूछता है क्या वो अपने 2 समन्स को टीम में ऐड करने के लिए रेडी है। ट्रेडिशनली लोग अपनी टीम को फुल 5 समन्स से फिल करते हैं ताकि डंजन क्लियर करने के चांसेस बढ़ सकें। चाहे उसके पास सिर्फ 2 समन्स हैं और ये रिस्की लग सकता है, लेकिन जिन्वू मानता है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ डंजन कॉन्कर करना इम्पॉसिबल नहीं है। जिन्वू पहले ही हजारों डेंजरस डंजन्स का सामना कर चुका है। सिंस पूरा वॉक थ्रू उसके दिमाग में ऑलरेडी परफेक्टली मैप्ड है, जिन्वू बिना हेजिटेट किए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज एक्सेप्ट करते ही डोर से वो मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसे उसे डिफीट करना है, और वो एक भूखा ग्रे वुल्फ निकलता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वुल्फ को मारना है और केव से सेफली निकलना है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड जनरेट हो जाता है, जबकि उसके समन्स एक्चुअल फाइट करते हैं। जिन्वू इस बात से इंप्रेस होता है कि गेम का प्लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन साथ ही वार्निंग मिलती है कि अगर बिना एक्टिव शील्ड की अटैक लगा तो सीधा डेथ होगी, कोई रीस्टार्ट का चांस नहीं। यहीं उसे समझ आता है कि फेलियर का मतलब अब रियल डेथ है। जैसे ही वुल्फ जंप करने के लिए रेडी होता है, जिन्वू गोरिल्ला को ऑर्डर देता है कि वो चार्ज करे, लेकिन गोरिल्ला की अटैक स्पीड टर्टल जैसी स्लो लगती है, जो जिन्वू को पूरा डिसअपॉइंट कर देती है। फिर भी वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एफ रैंक से कुछ खास नहीं मिलेगा, इसीलिए वो तुरंत रामबा को ऑर्डर देता है कि अपनी स्किल यूज करके गोरिल्ला की अटैक स्पीड बूस्ट करे। रामबा अपना स्टाफ स्विंग करती है और इफेक्ट लगते ही गोरिल्ला एकदम ड्रग्ड बीस्ट की तरह चार्ज करता है। जिन्वू थोड़ा इंप्रेस होता है, लेकिन उसका एक्साइटमेंट तुरंत कम हो जाता है जब वो रियलाइज करता है कि वुल्फ साइज में उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा है। फिर भी जिन्वू अपने दिमाग में यही मानकर चल रहा है कि गोरिल्ला हार नहीं सकता। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं और जिन्वू दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी सारी कैलकुलेशंस यूजलेस हो जाती हैं जब वुल्फ गोरिल्ला को ग्राउंड पर पिन कर देता है। फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाता है और रामबा को कहता है कि और ज्यादा पावर डाले, लेकिन रामबा बोलती है कि वो ऑलरेडी अपनी फुल स्ट्रेंथ से बूस्ट रही है। फिर भी उसका बूस्ट दोबारा काम करता है और गोरिल्ला में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो वुल्फ को जोर से पंच करके अपने ऊपर से हटा देता है। वुल्फ जोर से ग्राउंड पर गिरता है और रामबा तुरंत इस मूवमेंट का फुल एडवांटेज लेती है। वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर गोरिल्ला की स्पीड और अटैक और बढ़ा देती है। गोरिल्ला फिर से चार्ज करता है और लगातार पंचेस की बारात से वुल्फ को खत्म कर देता है। वुल्फ जमीन में दबा दिया जाता है और गोरिल्ला अपनी चेस्ट बीट करके विक्ट्री डिक्लेयर करता है। वुल्फ की डिफीट होते ही जिन्वू को सिस्टम से इन्फो मिलती है कि डंजन क्लियर हो गया है, और वो इस बात का सेलिब्रेशन करता है कि वो जिंदा बच गया। इसी बीच जिन्वू की बहन अजिन एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में फंड्स विड्रॉ कर रही होती है। पता चलता है कि 3 साल पहले वर्ल्ड चेंज होने के बाद अजिन ने एक नया प्रोफेशन चूज किया, प्लेयर रून फार्मा। उसका काम है प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को रून्स बेचकर प्रॉफिट कमाना। जिन्वू के एक्सीडेंट के बाद अजिन ने प्लेयर बनने का डिसीजन लिया और एक मिरेकल से उसे डंजन में एक इंटरमीडिएट समनर का ग्रिमॉयर मिला, जिससे उसने एक सी रैंक समन ऑब्टेन किया, जो उसके लिए काफी लकी था। अपने सी रैंक शैडो एल्फ की हेल्प से वो स्टडीली रून्स फार्म करके पैसे कमा रही है। तभी उसे जिन्वू का कॉल आता है।
वो पूछती है क्या वो डिस्चार्ज हो गया, और कंफर्म होने के बाद जिनवू बोलता है कि वो किसी और रीजन से कॉल कर रहा है। वो बताता है कि उसने उसके फादर से सुना कि अजिन अब रून्स बेचती है, जिस पर अजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे ऐसे वल्गर तरीके से डिस्क्राइब ना करे, उसे रून फार्मा बोले। जिनवू मजबूरी में अपनी बात करेक्ट करता है क्योंकि उससे उसे काम है। वो पूछता है सिंथेसिस सेंटर कहाँ है। अजिन बताती है कि वो प्लेयर जोन में है। गेम रियलिटी बनने के बाद लोगों को समन्स मैनेज करने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसीलिए प्लेयर जोन्स बने जहां सिंथेसिस सेंटर्स, एनहांसमेंट सेंटर्स और सब कुछ अवेलेबल है। बेसिकली प्लेयर्स की हर जरूरत टावर के अराउंड फुलफिल होती है। बाद में अजिन और जिनवू एक कैफे में मिलते हैं जहां अजिन उसे सब कुछ डिटेल में समझाती है। वो रिवील करती है कि गेम रियलिटी बनने के बाद सिर्फ 2 टावर्स टावर ऑफ ट्रायल्स में कन्वर्ट हुए, जमसेल टावर और ह्यनरे टावर। हर कंट्री में सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन टावर ऑफ ट्रायल सिर्फ इन्हीं जगहों पर अपीयर हुआ। अगर जिनवू प्लेयर जोन ढूंढ रहा है तो उसे इन टावर्स के पास मिलेगा। कॉन्वर्सेशन के बीच अजिन पूछती है कि उसके समन्स का रैंक क्या है, और जिनवू कैजुअली बोलता है ई और एफ रैंक। अजिन हैरान होती है और कहती है कि वो लकी है, जबकि जिनवू ऑकवर्ड स्माइल देकर बात अवॉइड करता है। फिर वो अजिन से हेल्प मांगता है क्योंकि वो जल्दी अडैप्ट करना चाहता है, और प्रॉमिस करता है कि बाद में उसे अलावेंस देगा। अजिन इस बात पर सरप्राइज होती है क्योंकि वो खुद उससे ज्यादा कमा रही है। जिनवू मजाक में कहता है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, शायद वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेयर बन जाए। अजिन तुरंत उसे रियलिटी चेक देती है और कहती है कि वो सिर्फ सपना देख सकता है 5 एम्परर्स जैसा स्ट्रांग बनने का, क्योंकि वो जीनियसेस हैं और उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता। जिनवू बस स्माइल करता है और कहता है कि उसे बस वहां ले चले जहां वो जाना चाहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है प्लेयर जोन कैसा दिखता है। रास्ते में अजिन पूछती है कि उसने कौन सा समन पुल किया, और जिनवू बोलता है विंड फेरी। अजिन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा समन नहीं सुना। वो सजेस्ट करती है समन करके दिखाए, लेकिन जिनवू मना कर देता है। अजिन इरिटेट होकर उसे लूजर बोलती है और कहती है कि वो स्ट्रेंजर्स नहीं है, देखने से समन खत्म नहीं हो जाएगा। जिनवू मान जाता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि पहले अजिन अपना समन दिखाए। अजिन कॉन्फिडेंटली अपना समन निकालती है और वॉर्न करती है कि उसे देखकर जेलसी से मर ना जाए। जिनवू भी क्यूरियस हो जाता है देखने के लिए। जब समन अपीयर होता है तो वो एक सी रैंक शैडो एल्फ होता है। इसे देखकर जिनवू डिसअपॉइंट हो जाता है और अजिन उसे डांटती है कि वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि सी रैंक समन्स हाई केयर नोबिलिटी जैसे होते हैं। अंदर से जिनवू को यकीन नहीं होता कि वो इसे हाई रैंक मान रही है, क्योंकि पहले वो ऐसे समन्स को सिर्फ फ्यूजन लैब में मटेरियल्स गैदर करने के लिए यूज करता था। फिर जिनवू पूछता है क्या ये शैडो एल्फ बोल भी सकता है, लेकिन ये सवाल अजिन और एल्फ दोनों को स्टूपिड लगता है। जिनवू एल्फ को ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑकवर्ड लगता है। अजिन उसे डांटते हैं और कहती है समन्स बोलते नहीं, और तब जिनवू को रियलाइज होता है कि रामबा को बोलना एक रेयर चीज है। वो दोबारा कंफर्म करता है और अजिन क्लियर बोलती है कि समन्स के पास कोई वॉइस नहीं होती। तब जिनवू समझता है कि उसने गलत अज्यूम कर लिया था कि सब ह्यूमनॉइड समन्स बोल सकते हैं। अजिन फिर कहती है कि अब उसकी बारी है अपना समन दिखाने की, लेकिन जिनवू मना कर देता है और कहता है बाद में दिखाऊंगा। अजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है। जिनवू इंटरनली समझता है कि पब्लिक में अपने समन्स दिखाना रिस्की है। थोड़ी देर बाद वो प्लेयर जोन पहुंचते हैं और जिनवू शॉक में रह जाता है। एरिया बिल्कुल डिफरेंट लगता है उसे जो वो याद करता था, और अजिन बताती है कि टावर ऑफ ट्रायल्स आने के बाद कॉर्पोरेशंस ने ओरिजिनल टावर तोड़ दिया था। वो फिर उसे टॉन्ट करती है कि कोई भी इतनी ग्लूमी जगह में टाइम स्पेंड नहीं करेगा, और अब का ब्राइट एनवायरनमेंट ज्यादा एडवेंचर जैसा लगता है। ऊपर से डंजन ने टावर को स्वॉलो कर लिया है, तो वहां कोई वेकेशन के लिए भी नहीं जाएगा। जिनवू मानना पड़ता है कि सीन एक्सिलरेटिंग है। दूर से उसे एक एक्सचेंज सीन दिखता है और वो अजिन से पूछता है तो अजिन बताती है कि यहाँ प्लेयर्स स्क्रोल से लेकर रून्स तक सब ट्रेड कर सकते हैं। ये देखकर जिनवू को पुरानी यादें याद आती हैं, जब वो अपने रिच दोस्त बीचॉन के साथ स्क्रोल्स और रून्स ओपन करता था। अजिन उसे एक पैम्फलेट दिखाती है जिसमें उसे जो कुछ चाहिए सब लिखा होता है, और अगर उसे गाइड चाहिए हो तो इन्फॉर्मेशन सेंटर जाना चाहिए। जिनवू उससे कहता है कि वो ठीक है, क्योंकि उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं और कोई सवाल भी नहीं है। जिनवू प्लान करता है कि जो भी उसके पास है उसी से टॉप तक पहुंचना है। आजिन उससे पूछती है क्या वो श्योर है, और वो कॉन्फिडेंटली हाँ बोलता है। वो कहता है कि वो जा सकती है क्योंकि वो थोड़ा आसपास देखना चाहता है। आजिन मान जाती है, लेकिन उसे फील होता है कि उसका भाई काफी अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। आजिन कंक्लूड करती है कि वो बस अपने तरीके से अडैप्ट कर रहा है, इसलिए वो उसके रास्ते में नहीं आएगी। फिर भी वो उससे चिल्लाकर कहती है कि अगर हेल्प चाहिए हो तो कॉल करे। थोड़ी देर बाद जिनवू एक सुनसान जगह पर जाता है और रामबा को समन करता है। रामबा एक्साइटमेंट के साथ आती है और यूजुअल तरह से बोलना शुरू करती है, लेकिन जिनवू उसे चुप रहने को कहता है और आवाज धीमी रखने बोलता है।
रामबा पूछती है प्रॉब्लम क्या है, और जिनवू बताता है कि वो पब्लिक में बोल नहीं सकती। ये सुनते ही रामबा ऑलमोस्ट गुस्सा हो जाती है, लेकिन जिनवू समझाता है कि वो नहीं चाहता लोग उसकी एबिलिटी नोटिस करें। वो कहता है कि अब से वो सिर्फ डंजन के अंदर ही उससे बात कर सकती है। वो उससे कहता है कि अगर समझ आया हो तो सिर्फ हेड नॉट करे, और रामबा वही करती है। जब दोनों एक पेज पर आ जाते हैं, जिनवू सजेस्ट करता है कि अपनी करंट सिचुएशन इवैल्यूएट करें। उसे पता है कि स्टार्ट के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन उसका अकाउंट बैलेंस बिल्कुल बेकार है। वो सोचता है कि उसके पास इतने कम पैसे कैसे हैं, और पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन उसके गोल को सपोर्ट नहीं करता। वो जानता है कि पेरेंट्स से पैसे मांग सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फैमिली के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिनवू डिसाइड करता है कि अगर वो उनसे पैसे मांगेगा तो वो बस एक पैरासाइट बन जाएगा, क्योंकि वो पहले जीरो से टॉप तक पहुंच चुका है। उसे कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा कर सकता है। उसकी सक्सेस का रीजन ये था कि वो नॉन स्पेंडर रैंकर था। उसने गेम में बिना पैसे खर्च किए सब अचीव किया था, और जब वो गेम में कर सकता है तो रियलिटी में भी करेगा। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि उसे 500,000 रिसीव हुए हैं। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने किसी से पैसे नहीं मांगे थे। वो ट्रांजैक्शन चेक करता है और देखता है कि पैसे उसकी माँ ने भेजे हैं। ये देखकर वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ ने उसके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की हैं। वो इमोशनल वॉइस में थैंक्स बोलता है और प्रॉमिस करता है कि जब वो सक्सेसफुल होगा तो अपने फैमिली को ऊपर उठाएगा। क्योंकि दुनिया उससे 3 साल आगे है, जिन वो डिसाइड करता है कि वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। वो कंक्लूड करता है कि ग्रोथ के लिए उसे डंजन्स रन करने होंगे और मटेरियल्स गैदर करने होंगे, जिसका मतलब है कि सबसे पहले उसे एक टीम बिल्ड करनी होगी। वो तुरंत 3 लो ग्रेड समनिंग स्क्रोल्स खरीदता है कुछ अच्छा पाने के लिए, लेकिन पहला पुल बिल्कुल ट्रैश होता है और एंड में बस एक ही यूजफुल समन मिलता है, ई रैंक पॉइजन लिजार्ड। क्योंकि वो 5 पुल्स में 2 ई रैंक्स पुल कर लेता है, उसने मानता है कि उसने 5% ऑड्स को 2 बार बीट किया है। पॉइजन लिजर्ड यूजफुल है, लेकिन बाकी 2 बेकार हैं, इसलिए वो उन्हें टेम्परेरी फिलर के रूप में यूज करेगा। फिर भी उसने एक टीम बना ली है और प्लान करता है कि इसी टीम के साथ ग्रो करेगा। उसका प्लान सिंपल है, रून्स ग्राइंड करना, हंटिंग करना और स्क्रोल स्टीयर करना। जिनवू का सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है, क्योंकि वो ये सब पहले भी कई बार कर चुका है। वो जानता है कि अगर वो सारे 10x रैंक्स कलेक्ट कर लेता है तो सब कुछ उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसकी प्रायोरिटी सभी 10x रैंक्स को ढूंढना है। जिनवू पर ट्रेडिशनल तरीके से डंजन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी गेम जैसी नहीं है। वो अपने फोन पर डंजन लोकेशन सर्च करता है और जो देखता है उससे शॉक लग जाता है। वो इतना शॉक हो जाता है कि जोर से रिएक्ट करता है और लोगों को लगता है कि वो पागल हो गया है। उसे पता चलता है कि सिर्फ समन होने से वो डंजन एंटर नहीं कर सकता। वो फोन में डंजन ट्यूटोरियल ओपन करता है और सीखता है कि डंजन गेट्स रैंडमली अपीयर होते हैं। डंजन की डिफिकल्टी उसकी एनर्जी से पता चल सकती है, लेकिन रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब चाहे डंजन कितना भी इजी हो, बिना ऑफिशियली रजिस्टर्ड प्लेयर बने कोई एंटर नहीं कर सकता। जिनवू डिस्पेयर में बैठ जाता है और कहता है कि उसकी किस्मत सबसे खराब है, क्योंकि वो तब अवेकन हुआ जब लॉस चेंज हो गए। रामबा उसे चेयर अप करती है और वो उसके सिर पर हाथ रखकर थैंक्स बोलता है। तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है, जो पूछती है वो घर कब आएगा, क्योंकि माँ उसके बारे में पूछ रही है। जिनवू कहता है डिनर की टेंशन ना लो और वो खुद मैनेज कर लेगा। फिर आजिन से पूछता है कि डंजन एंटर करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आजिन थोड़ा अटक जाती है और जवाब नहीं दे पाती। जिनवू पूछता है क्या उसने ये बात जानबूझ के छिपाई थी, लेकिन आजिन कहती है कि वो बस भूल गई थी। वो बताती है कि ये नया रूल है, क्योंकि डंजन्स में बहुत लोग मर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। ये सुनकर जिनवू शॉक हो जाता है और आजिन कहती है कि सिचुएशन इससे भी ज्यादा सीरियस है। गवर्नमेंट ने हर डंजन के एंट्रेंस पर स्टाफ तैनात कर दिया है, इसलिए उनकी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर जिनवू समझ जाता है कि वो फंस गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफी स्ट्रेसफुल होगा। वो सोचता है शायद ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया है ताकि प्लेयर की संख्या कंट्रोल में रहे, वरना पैसे के लालच में सब प्लेयर बन जाते और सोशल सिस्टम कोलैप्स कर जाता। आजिन बताती है कि एक एक्टिव रैंकिंग सिस्टम भी है, जो हर साल टॉप 100 प्लेयर्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर रैंक करता है। सिचुएशन इतनी खराब है कि कोरिया वर्ल्ड रैंकिंग में भी इंक्लूड नहीं है। आजिन बोलती है काश कोई ऐसा हो जो सब बदल दे। जैसे ही वो ऐसी बात कहने लगती है जो जिनवू को जिन गॉड से जोड़ सकती है, वो तुरंत कॉल कट कर देता है। सब सेटअप होने के बाद जिनवू डिसाइड करता है कि आज के लिए रेस्ट करेगा। अगली सुबह 6 बजे वो घर से निकलने के लिए तैयार होता है। उसके पेरेंट्स उसे इतनी जल्दी निकलते देखकर शॉक हो जाते हैं। माँ कहती है कुछ खाकर जाओ, लेकिन जिनवू मना कर देता है और कहता है उसे जाना है। शूज पहनकर वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ता है, उनसे माफी मांगता है कि अब तक वो अच्छा बेटा नहीं था और उन्हें थैंक्स बोलता है। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। उसके फादर उसकी सडन चेंज से हैरान होते हैं, लेकिन माँ उसकी चिंता करती है। फादर उसे रीएश्योर करते हैं कि जिनवू ठीक रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। वो कहते हैं चलो खाना खाते हैं, फिर वो भी निकलते हैं। माँ बस अपने बेटे की सेफ वापस आने की दुआ करती है।
इस नए एरा में जहां सब प्लेयर्स बन सकते हैं, साउथ कोरिया अपनी हाई डंजन मोर्टेलिटी रेट की वजह से अटेंशन में आ गया है। ये सब ग्रीड और मीन कैरेक्टर सिंड्रोम की वजह से हुआ है, जहां लोग खुद को फैंटेसी वर्ल्ड का हीरो समझने लगते हैं। उनकी रेकलेसनेस की वजह से कई लोग डंजन्स में मर गए। इस वजह से फॉरेन मीडिया कंक्लूड करती है कि फॉर्मर गेमिंग पावर हाउस अब रैंकिंग्स के बॉटम पर है। जिनवो ये सब सुनकर शौक हो जाता है कि लोग सिर्फ डिल्यूजन की वजह से मर रहे हैं, और वो खुद भी जानता है कि वो जज करने लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद 10 साल तक गेम का एडिक्ट रहा है। लेटर उसी दिन का सीन शिफ्ट होता है और जिनवू एसोसिएशन पहुंचता है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ताकि वो ऑफिशियली प्लेयर बन सके। और यहाँ पे एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट इंटेंट दिखता है। ये सिर्फ फॉर्म फिल करना नहीं है, ये उसका कमबैक पॉइंट है, जहां से वो अपनी पुरानी लेगेसी को रियलिटी में रीबिल्ड करेगा। जिनवू कामली अटेंडेंट से पूछता है कि कितने लोग एक्चुअली प्लेयर क्वालिफिकेशन ले पाएंगे, और ये सवाल उसकी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। वो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन को मेजर कर रहा है। लेडी सीधा जवाब देती है कि जितने भी लोग रजिस्टर करने आए हैं, उनमें से सिर्फ 50 लोग जो एग्जाम पास करेंगे वही प्लेयर का टाइटल अर्न करेंगे। और यहाँ टेंशन इंस्टेंटली सेट हो जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सिलेक्शन नहीं, ये ब्रूटल फिल्टरिंग है। जैसे ही जिनवू ये सुनता है, उसके दिमाग में सिचुएशन इंस्टेंटली कैलकुलेट होती है। वो रियलाइज करता है कि ये इजी नहीं होने वाला, क्योंकि करंटली 1000 से भी ज्यादा लोग उसके जैसे लाइन में लगे हुए हैं, सब सेम गोल के साथ। लेकिन यहीं पर उसका कोर कॉन्फिडेंस शाइन करता है। वो मानता है कि वो उन 50 में जरूर होगा, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर किंग ऑफ द गेम होने का कोई मतलब ही नहीं बचता। और ये लाइन उसके कैरेक्टर का बैकबोन डिफाइन करती है, ईगो नहीं, अर्न्ड कॉन्फिडेंस। फिर वो हॉल में जाके बैठ जाता है, क्वाइटली वेट करता हुआ जब तक उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी बैटलफील्ड में एंटर कर चुका है। रूम में एक और इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है, पार्क चोंग उक, जो एक असेंबलीमैन भी है और क्वालिफिकेशन जज भी। मतलब पावर और अथॉरिटी दोनों एक ही इंसान में कॉन्सेंट्रेटेड है। चोंग उक अभी भी सिस्टम को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है, जो सटली दिखाता है कि इवन हाई लेवल लोग भी इस नए सिस्टम से फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है। और तभी सडनली एक वायलेंट डिस्ट्रप्शन होता है, वॉल का एक हिस्सा ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। पैनिक इंस्टेंटली स्प्रेड होता है और चोंग उक तुरंत खड़ा हो जाता है सिचुएशन असेस करने के लिए, जो उसकी एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट को शो करता है। तभी एक बंदा रूम में एंटर करता है अपने समन्स के साथ, एक टेरिफाइंग रेड ऑर्क और कुछ और मॉन्स्टर्स। और उसकी एंट्री ही बताती है कि ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, प्योर केओस है। जल्द ही क्लियर हो जाता है कि वो बंदा रिवेंज लेने आया है चोंग उक से, क्योंकि उसने उसके भाइयों को मारा था। मतलब पर्सनल वेंडेटा प्लस क्रिमिनल इंटेंट का मिक्स। सिचुएशन एस्केलेट होती है और चोंग उक भी अपने समन्स निकालता है, जो इक्वली इंटिमिडेटिंग लगते हैं। और यहाँ एक डायरेक्ट क्लैश सेटअप हो जाता है, अथॉरिटी वर्सेस रिबेलियन। ये भी रिवील होता है कि अटैकर एक गैंग मेंबर है, लेकिन जिनवू इनिशियली क्लूलेस रहता है, क्योंकि उसने ईयरपीस लगा रखा होता है। ये छोटा डिटेल दिखाता है कि वो कितना अपने वर्ल्ड में फोकस था। जब वो फाइनली मुड़कर देखता है, चोंग उक और वो अटैकर एक इंटेंस स्टैंड ऑफ में होते हैं, और जिनवू जेन्युइनली शॉक और कंफ्यूजन फील करता है। ये उसका पहला रियल एक्सपोजर है इस ब्रूटल रियलिटी का। सिविलियंस पैनिक करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग चोंग उक पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो गैंग्स को इजीली क्रश करने के लिए नोन है। और ये सुनकर जिनवू इंटरनली शॉक होता है। उसके लिए ये नया है कि समन्स का यूज थगरी के लिए भी हो रहा है। चोंग उक तुरंत कमांड देता है सबको प्रोटेक्टिव शील्ड्स एक्टिवेट करने और समन्स बुलाने के लिए। ये एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल जैसा लगता है। रामबा सिचुएशन को एनालाइज करती है और बोलने वाली होती है, लेकिन जिनवू इंस्टेंटली उसका मुंह बंद कर देता है। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इवन क्राइसिस में भी। गैंग मेंबर अपना ऑर्क अनलीश करता है और चोंग उक को प्रोवोक करता है, उसकी एंड्योरेंस चैलेंज करता है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करता है। इस बीच जिनवू एक टेबल के पीछे हाइड करता है। क्लियरली वो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि वो जानता है अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो डिसाइड करता है ऑब्जर्व करेगा। ये एक एनालिस्ट माइंडसेट है। जैसे ही ऑर्क चोंग उक की तरफ रश करता है, चोंग उक फायर अटैक से उसे रोकता है। लेकिन जब फ्लेम्स सेटल होती हैं, ऑर्क बिल्कुल अनअफेक्टेड होता है। और यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, क्योंकि वो फायर से और स्ट्रांग लग रहा होता है। गैंग मेंबर इस पर मॉक करता है और चोंग उक क्लियरली प्रेशर में आ जाता है। लेकिन जिनवू का ब्रेन ऑलरेडी काम कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि सिविलियंस पैनिक में है, क्योंकि चोंग उक पुश बैक हो रहा है, और वो इंटरनली स्ट्रगल करता है, हेल्प करे या सेफ रहे। इस बीच ऑर्क अग्रेसिव प्रेशर बना रहा होता है चोंग उक के समन्स पर। फाइनली जिनवू डिसीजन लेता है। वो धीरे से चोंग उक के पास जाता है और उसके शोल्डर पर टैप करता है। चोंग उक उसे वार्न करता है पीछे हटने के लिए, लेकिन जिनवू रिफ्यूज
इंट्रोड्यूस करता है और क्वाइटली उसके कान में बोलता है कि फ्लेम टर्टल का टाइमिंग ऑफ है और रेड ऑर्क के पीछे खड़े बफर्स को नोटिस करे। यहाँ एक प्योर एनालिस्ट मोमेंट है। जिनवू इंस्टेंटली मैकेनिक समझ जाता है कि बफर्स फायर रेजिस्टेंस बफ दे रहे हैं, इसीलिए फायर अटैक इनइफेक्टिव है। चोंग उक ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये डिटेल नोटिस ही नहीं की थी। सिचुएशन फ्लिप होती है। चोंगुक तुरंत अपने समन को ऑर्डर देता है सबको एक साथ रोस्ट करने का, इंक्लूडिंग बफर्स, और प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है और बाकी समन सब जल जाते हैं। गैंग मेंबर पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसका हिडन ट्रिक एक्सपोज हो गया। कुछ सेकंड्स में वो अपने सारे समन्स लूज कर देता है और उसका प्रोटेक्टिव शील्ड भी ब्रेक हो जाता है। रियलाइजिंग कि गेम ओवर है, वो बेगिंग स्टार्ट करता है सरेंडर करने की, लेकिन चोंगुक रूथलेस रहता है। वो अपने ट्री समन से उसे पकड़ लेता है और क्लियरली बोलता है कि गैंग मेंबर्स के लिए डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। टीयर्स के साथ उसकी लाइफ एंड कर दी जाती है और ब्लड स्प्रेड होता है। ये सीन ब्रूटल रियलिटी को हाईलाइट करता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं चोंगुक की विक्ट्री, लेकिन जिनवू इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है। चाहे बंदा क्रिमिनल था, लेकिन उसे इतनी ब्रूटली मारना उसके लिए अनकंफर्टेबल है। यहीं वो कंक्लूड करता है कि दुनिया फंडामेंटली चेंज हो चुकी है और सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व चाहिए। तभी चोंगुक उसके पास आता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करता है। जिनवू हम्बल रहता है और कहता है कुछ खास नहीं था, लेकिन चोंगुक उसे रिवॉर्ड देना चाहता है और उसका गिल्ट पूछता है। जिनवू बताता है कि वो अभी रजिस्टर्ड प्लेयर भी नहीं है। ये सुनकर चोंगुक और ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जिनवू ने हाई लेवल एनालिसिस किया बिना ऑफिशियल स्टेटस के। वो उसका आईडी लेता है और कहता है कि बैकग्राउंड चेक के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। जिनवू सैटिस्फाइड होकर चला जाता है। बाद में चोंगुक अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिनवू का डेटा निकालने को बोलता है। क्लियरली इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। शाम को जिनवू रामबा को डोनट रिवॉर्ड देता है उसकी डिसिप्लिन के लिए और इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है कि उसका इंटेंशन इंटरफेयर करना नहीं था, लेकिन अगर वो हेल्प नहीं करता तो सब मर जाते। ये उसके कैरेक्टर का मॉरल साइड दिखाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से एक्स रैंक समन्स कलेक्ट करने होंगे, स्पेशली ब्लास्ट ड्रैगन मेज और ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जो लो ग्रेड स्क्रोल से मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे चोंगुक को पता चलता है कि जिनवू 3 साल हॉस्पिटल में था एक्सीडेंट के बाद। ये एक्सप्लेन करता है कि वो अनरजिस्टर्ड क्यों है। उसे ये भी पता चलता है कि डिस्चार्ज होते ही उसने अप्लाई किया, जो उसकी अडेप्टेबिलिटी को शो करता है। चोंगुक इंप्रेस्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद जज बनेगा क्योंकि उसे लगता है कि जिनवू एक रेयर टैलेंट है। ट्रेनिंग के दिन जिनवू सेंटर पहुंचता है और देखता है ह्यूज क्राउड, सेम कंपटीशन जैसा रजिस्ट्रेशन के वक्त था। वो समझ जाता है कि सर्वाइव करने के लिए सबको बीट करना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल वरिड नहीं होता। उसके लिए ये सब बेसिक है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जिनवू शॉक हो जाता है देखकर कि चोंगुक जज है। थोड़ी देर बाद चोंगुक उसे प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है और जिनवू अपनी सरप्राइज शू करता है। चोंगुक कैजुअली कहता है शायद ये फेट है। फिर वो जिनवू से ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और जिनवू थोड़ा रुक कर जवाब देता है क्योंकि जो भी लेक्चर में सिखाया गया वो सब वो ऑलरेडी जानता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से एक स्ट्रैटेजी उसने खुद डेवलप की थी जो इनडायरेक्टली उसकी हिडन आइडेंटिटी की डेप्थ को रिवील करता है। जिनवू फाइनली जवाब देता है और चोंगुक को बोलता है कि ट्रेनिंग इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन अंदर से वो क्लियरली पिस्ड है। ये उसका एक्सटर्नल काम और इंटरनल फ्रस्ट्रेशन का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है क्योंकि जो चीजें दूसरों के लिए एडवांस्ड है वो उसके लिए बेसिक है। चोंगुक फिर सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि उसने उसे बुलाया है कॉम्पनसेशन के लिए, जो उसने पहले मेंशन किया था। लेकिन उससे पहले वो एक सवाल पूछना चाहता है। ये सेटअप इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जिनवू को समझने की कोशिश कर रहा है। वो पूछता है कि क्या जिनवू कभी गेमर था, और जिनवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो चैंग उसे एक्सप्लेन करता है कि गेमर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने गेम खेला था उसके रियलिटी बनने से पहले, चाहे थोड़ा ही क्यों ना खेला हो, उन्हें ये टाइटल मिल जाता है। और यहाँ एक बड़ा रिवील आता है। कोरिया के 70% रैंकर्स एक्चुअली गेमर्स हैं। जिनवू इंस्टेंटली समझ जाता है कि चोंगुक ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कोई रैंडम बंदा समन बफ जैसी मैकेनिक्स कैसे समझ सकता है। इसलिए वो कंट्रोल्ड आंसर देता है, बोलता है कि हाँ उसने गेम थोड़ा खेला था, और चोंगुक तुरंत उसकी इंट्यूशन को प्रेज करता है। फिर वो पूछता है कितने टाइम तक खेला, और यहाँ जिनवू एक क्रिटिकल पॉज लेता है। वो जानता है कि गेम ट्रैश था, प्लेयर्स बहुत कम थे, और अगर वो सच बोल दे कि 10 साल खेला तो सीधा एक्सपोज हो जाएगा कि वो गिनुगोड है। इसलिए वो अपना आंसर ट्वीक करता है और बोलता है कि लगभग 1 साल खेला था। लेकिन इवन इसके बाद भी चोंगुक का रिएक्शन इंसेन होता है। वो और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जिनवू इंटरनली डाउट करता है कि शायद उसने गलत मूव कर दिया है, लेकिन चोंगुक उसकी तारीफ करता रहता है। बोलता है कि 1 साल तक सर्वाइव करना ही अमेजिंग है, क्योंकि ज्यादातर कोरियन रैंकर्स आधा साल भी नहीं टिक पाए। जिनवू कैजुअली रिप्लाई करता है कि बस ऐसे ही था, लेकिन चोंगुक को उसकी सिंप्लिसिटी से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये ऑलरेडी एक्सेप्शनल है। फिर चोंगुक अपनी आवाज क्लियर करता है और कहता है कि उसने 2 कॉम्पनसेशन ऑप्शंस प्रिपेयर किए हैं और जिनवू जो चाहे चूज कर सकता है। यहाँ एक पावर डायनामिक क्लियरली सेट होता है। पहला ऑप्शन है इंस्टेंट प्लेयर रजिस्ट्रेशन यूजिंग अथॉरिटी, और साथ में हेडक्वार्टर्स में एक सिक्योर पोजीशन, मतलब डायरेक्ट फास्ट ट्रैक प्लस स्टेबिलिटी। चोंगुक इस ऑप्शन को फुल एंथुजियाज्म के साथ पिच करता है, लेकिन जिनवू बिल्कुल भी मूव्ड नहीं होता।
ये बताता है कि उसके गोल्स सिस्टम के बाहर हैं। दूसरा ऑप्शन है सीधा 5 मिलियन कैश रिवॉर्ड। दोनों ऑप्शंस जिन्वू को अंडरवेलमिंग लगते हैं, लेकिन चोंगुक जेन्युइनली मानता है कि ये बेस्ट पॉसिबल ऑफर है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जिन्वू पहला ऑप्शन लेगा, लेकिन जिन्वू उसे शॉक कर देता है, वो कैश चूज करता है। चोंगुक डिसबिलीफ में आ जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन जिन्वू कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो लॉन्ग रूट लेना प्रेफर करेगा। वो खड़ा होता है और बोलता है कि वो खुद रजिस्ट्रेशन हैंडल करेगा और हेडक्वार्टर्स ज्वाइन करने का उसका कोई प्लान नहीं है। यहाँ उसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट क्लियरली दिखता है। अंदर से जिन्वू कॉर्पोरेट जॉब को टाइम वेस्ट मानता है, क्योंकि उसका असली गोल है अपने एक्स रैंक्ड समन्स को ट्रैक करना। उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। मीटिंग के बाद वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए चला जाता है, जहां ऑफिशियल उसे बताता है कि पास होने के लिए बस डेली डंजन क्लियर करना है। सिंपल लगता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो ट्यूसडे डंजन है और ऑब्जेक्टिव टाइम अटैक है, मतलब स्पीड इज एवरीथिंग। सरप्राइजिंगली चोंगुक खुद वहां प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसे अब क्यूरियोसिटी हो गई है। जिन्वू ने उसको ऑफर रिजेक्ट किया और वो समझ गया कि ये बंदा ऑर्डिनरी नहीं है। उसने ये भी कंक्लूड कर लिया कि जिन्वू रूल्स और समन्स को किसी भी एक्सपर्ट से बेटर समझता है, क्योंकि उसके इनसाइट्स प्रोफेसर्स को भी चाइल्डिश बना देते हैं। यहाँ चोंगुक को रियलाइजेशन हिट करता है, ये कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो इग्नोर किया जा सके। वो रिग्रेट फील करता है और सोचता है कि शायद उसे बेटर ऑफर देना चाहिए था। जब ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है, जिन्वू डंजन में एंटर करता है अपने समन्स के साथ, और सिस्टम उसे बताता है कि उसे स्लाइम्स को क्लियर करना है जो डंजन में फैल चुके हैं। जिन्वू तुरंत रामबा को समन करता है और कहता है कि वो जानती है क्या करना है। रामबा कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करती है कि वो रेडी है। वो तुरंत गुरिल्ला को बफ देती है। अटैक पावर और स्पीड दोनों बूस्ट हो जाते हैं। ट्यूसडे डंजन एक मेज जैसा स्ट्रक्चर्ड होता है, जहां बिगिनर्स इजीली लॉस्ट हो जाते हैं और स्लाइम से फाइट करते हुए टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जिन्वू बिगिनर नहीं है, वो जानता है कि स्लो स्लाइम्स को इग्नोर करना है। ये डंजन वो इतनी बार क्लियर कर चुका था कि उसे बोर्डम होने लगा था, इसलिए वो सीधा डीप सेक्शन में जाता है, जहां बॉस होता है जायंट किंग स्लाइम। जिन्वू सिंपल ऑर्डर देता है और गुरिल्ला तुरंत अटैक करता है, 2 हाथों से पंच मारकर किंग स्लाइम को क्रश कर देता है। जिन्वू पीछे से प्राउड डैड की तरह देखता है। ये मोमेंट रामबा की वैल्यू को हाईलाइट करता है, क्योंकि उसका बूस्ट एक एफ्रैंक को भी ब्रोकन बना देता है। गुरिल्ला स्लाइम को वाटर में बाउंड करता है और जिन्वू समझता है कि अगर रामबा का बूस्ट दूसरे समन्स पर भी अप्लाई हो जाए तो क्या होगा। ये फ्यूचर पोटेंशियल का हिंट है। बॉस डिफीट होते ही सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करता है और बताता है कि डंजन क्लियर हो गया है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसने डंजन 5 मिनट में क्लियर किया है, लेकिन जिन्वू इंप्रेस्ड नहीं होता। उसके लिए ये स्लो है, क्योंकि वो पहले 1 मिनट में क्लियर करता था। सडनली सिस्टम बताता है कि उसने साउथ कोरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और स्पेशल अचीवमेंट अनलॉक किया है। रिवॉर्ड में उसे 3 हाई ग्रेड समनिंग स्क्रॉल्स और 2 लो ग्रेड एब्रेसिव्स मिलते हैं। जिन्वू शॉक में आ जाता है। उसने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसका उसे पता भी नहीं था। बैक एंड ऑफिशियल्स भी शॉक में आ जाते हैं जब वो रिकॉर्ड चेंज होता देखते हैं। ये मैसिव ड्रॉप है, और जब उन्हें पता चलता है कि ये रिकॉर्ड एक अननोन नॉन रैंकर जिन्वू ने तोड़ा है, शॉक और डीपन हो जाता है। न्यूज चोंगुक तक पहुंचती है और वो इंस्टेंटली कंक्लूड करता है कि जिन्वू नेशनल लेवल टैलेंट है, जिसे सिक्योर करना जरूरी है। उसके लिए ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि कंट्री का एसेट है। वो ऑर्डर्स देता है कि जिन्वू को तुरंत रजिस्टर किया जाए। वो एक्सप्लेन करता है कि टाइम अटैक रैंकिंग्स डोमेस्टिक और ग्लोबल होते हैं। कोरिया में टॉप कैंग था 6 मिनट्स के साथ और वर्ल्ड में रेचल 2 मिनट के साथ। जिन्वू ऑलरेडी कैंग को बीट कर चुका है। चोंगुक क्लियरली बोलता है कि जिन्वू स्पेशल प्रिविलेजेस डिजर्व करता है। जब जिन्वू डंजन से बाहर आता है, वो डिसअपॉइंटेड होता है कि 5 मिनट टॉप टियर माना जाता है। इससे करंट एरा की वीकनेस रिवील होती है। तभी चोंगुक उसके पास रश करता है, उससे मिलने के एक्साइटमेंट में, और उसके रिकॉर्ड को प्रेस करता है। वो पूछता है कि उसने फर्स्ट ट्राई में रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, लेकिन जिन्वू कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। वो नर्वस होकर आंसर देता है क्योंकि ये उसका बेस्ट भी नहीं था। चोंगुक उसे प्लेयर लाइसेंस देता है और बताता है कि उसे स्पेशली रजिस्टर किया गया है। जब चोंगुक फिर से सेम क्वेश्चन पूछता है, जिन्वू इंटरनली सिचुएशन एनालाइज करता है। अगर वो अपनी नॉलेज शेयर करे तो साउथ कोरिया का लेवल इंस्टेंटली ऊपर चला जाएगा, लेकिन रिस्क भी है। या तो फेम और वेल्थ मिलेगा, या फिर लोग उसे टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इसलिए वो जवाब देता है कि ये सवाल रूड है। चोंगुक मान लेता है और कहता है कि स्ट्रैटेजी सेंसिटिव होती हैं और प्लेयर्स उन्हें शेयर नहीं करते, लेकिन वो ये भी बताता है कि कंट्री को उस जैसे बंदे की डेस्परेटली जरूरत है। जिन्वू ऑब्जर्व करता है कि चोंगुक बुरा इंसान नहीं है। उसने उसे तुरंत रिवॉर्ड दिया, उसका बिहेवियर भी स्टेबल है और वो शार्प माइंडेड है। जिन्वू डिसाइड करता है कि वो सिस्टम को यूज करेगा इंस्टेड ऑफ सोलो ग्राइंड, क्योंकि इससे वो फास्टर ग्रो करेगा। वो चोंगुक से कहता है कि वो कहीं और बात करें, और दोनों कैफे में शिफ्ट होते हैं। वहां चोंगुक क्लियरली बोलता है कि नेशन को उसकी हेल्प चाहिए। वो रिवील करता है कि उन्हें पता है कि जिन्वू 3 साल बेड रिटन था, और ये सुनते ही जिन्वू का टोन हॉस्टाइल हो जाता है। वो सीधा पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, और यहाँ से एक नया टेंशन लेयर स्टार्ट होता है, जहाँ ट्रस्ट और कंट्रोल का गेम बिगिन होता है।
चैंग तुरंत अपोलोजाइज करता है और क्लियरली बोलता है कि अनरजिस्टर्ड हाई लेवल प्लेयर्स डेंजरस हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। ये लाइन सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं है बल्कि सिस्टम का फियर भी रिफ्लेक्ट करती है जो अननोन टैलेंट से डरता है। जिनवू सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या अब भी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब वो ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है? लेकिन इस बार उसका टोन वार्निंग जैसा होता है और वो क्लियर कर देता है कि वो दोबारा ये टॉलरेट नहीं करेगा। चैंग इस बात पर एग्री कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जेन्युइनली सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग नेशन का नाम सुनते ही प्रेशर में आ जाते हैं, पैनिक करते हैं, लेकिन जिनवू बिल्कुल कंपोज्ड है। इससे चैंग को समझ आ जाता है कि जिनवू अपनी वैल्यू जानता है और वो इजीली कंट्रोल होने वाला बंदा नहीं है। फिर जिनवू डायरेक्ट डील की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि अगर वो हेल्प करे तो उसे क्या मिलेगा। ये एक प्योर ट्रांजैक्शन माइंडसेट है जहां वो अपनी वर्थ के हिसाब से नेगोशिएट कर रहा है। चैंग जवाब देता है कि उससे कोऑपरेशन मिलेगा, लेकिन जिनवू तुरंत क्लैरिफाई करता है कि इसका मतलब क्या है। तब चैंग अपनी पॉलिटिकल पोजीशन एक्सप्लेन करता है, बोलता है कि हेडक्वार्टर्स में उसकी पावर वोट्स पर डिपेंड करती है, जितने ज्यादा वोट्स उतनी ज्यादा अथॉरिटी। ये सुनते ही जिनवू इंस्टेंटली उसे टिपिकल पॉलिटिशियन के रूप में देख लेता है जो अपने फायदे के लिए अलायंसेस बनाता है। चैंग आगे बोलता है कि वो अपनी अथॉरिटी के अंडर जिनवू को फुल सपोर्ट देगा, लेकिन जिनवू इससे इंप्रेस नहीं होता। उसके लिए वेग प्रॉमिसेस का कोई वैल्यू नहीं है। तब जिनवू खुद एक डील प्रपोज करता है। वो बोलता है कि क्योंकि वो अभी अभी रजिस्टर हुआ है, वो 1 महीने के लिए सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करेगा और उस दौरान चैंग उसे फुल सपोर्ट देगा। अगर उसे अपनी ग्रोथ पसंद आई तो वो प्लान कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर नहीं आई तो वो सब कुछ वापस कर देगा या फिर इक्वल वैल्यू की इंफॉर्मेशन से रीपे करेगा। ये कैलकुलेटेड रिस्क है जहां जिनवू अपने आप को टेस्ट भी कर रहा है और सिस्टम को यूज भी कर रहा है। चैंग इंस्टेंटली समझ जाता है कि जिनवू बेसिकली उसे 1 महीने के लिए अपना सेक्रेटरी बना रहा है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि जिनवू के पास रहना ही उसके लिए फायदेमंद है। वो डील एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म गेन दिख रहा है। डील फाइनलाइज होने के बाद जिनवू एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करता है। वो चोंगुक से कहता है कि उसके रिकॉर्ड ब्रेक करने की न्यूज किसी को ना बताए, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को लेकर कॉशियस है। चोंगुक इनिशियली बोलने वाला होता है कि हेडक्वार्टर्स उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। उसको खुद रियलाइज हो जाता है कि वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी को, क्योंकि वो बेसिक गैंग से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक वैल्यूएबल एसेट को प्रोटेक्ट करना और भी मुश्किल होगा। चैंग समझ जाता है कि जिनवू भी ये सब जानता है, इसलिए वो प्रॉमिस करता है कि वो जितना हो सके उतना सीक्रेट रखेगा, लेकिन वार्न करता है कि पूरी तरह न्यूज को रोकना मुश्किल होगा। जिनवू इस बात से सैटिस्फाइड होता है और वहां से निकल जाता है। अब उसने एक साथ पावर, सपोर्ट और प्राइवेसी सब सिक्योर कर लिया है। बाहर निकलते ही वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है और जेन्युइनली अमेज्ड होता है। 3 हाई ग्रेड समनिंग स्क्रोल्स और 2 लो ग्रेड पॉलिशिंग एजेंट्स। वो समझता है कि अचीवमेंट रिवॉर्ड रिपीटेबल होता है पर प्लेयर, इसीलिए ये नॉर्मल है। वो थोड़ा सोचता है कि क्या हाई ग्रेड स्क्रोल्स खोलने चाहिए, लेकिन तुरंत अपना डिसीजन चेंज करता है। उन्हें बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। उसे याद आता है प्लेयर वेब के बारे में, जो सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेयर्स के लिए एक्सेसिबल है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहां सब ट्रेडिंग होती है, और चैंग ने ऑलरेडी उसके लिए सेटअप कर दिया है। जब जिनवू प्राइस चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है। एक हाई ग्रेड स्क्रोल 3 मिलियन तक बिक रहा है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि सिर्फ 5 मिनट के डंजन से इतना पैसा कमा सकता है। ये उसके लिए टर्निंग पॉइंट है जहां वो अपनी फैमिली के लिए बेटर लाइफ विजुअलाइज करता है। वो डिसाइड करता है कि वो एडवांस स्क्रोल्स बेचकर लो ग्रेड स्क्रोल्स खरीदेगा, क्योंकि एक्स रैंक समन्स लो ग्रेड स्क्रोल्स से मिलते हैं और वो चीट लेवल के होते हैं, जो एडवांस स्क्रोल्स के बी ग्रेड से भी बेटर है। जब वो लो ग्रेड स्क्रोल्स की प्राइस देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। 5000 होने के बावजूद प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहा, जबकि सप्लाई ज्यादा है। समझ न आने पर वो आजिन को कॉल करता है। आजिन एक्सप्लेन करती है कि हेडक्वार्टर्स खुद लो ग्रेड स्क्रोल्स खरीदता है सेलर्स से, गवर्नमेंट बल्क में परचेज करता है नेशनल फंड से और फिक्स प्राइस सेट करता है, इसलिए मार्केट में प्राइस स्टेबल है। वो ये भी बताती है कि ये पॉलिसी पुरानी है और शायद जल्द ही स्क्रैप हो जाए, क्योंकि स्टॉक पाइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। ये सुनते ही जिनवू के दिमाग में एक प्लान क्लिक करता है। वो स्माइल करता है और आजिन को थैंक्स बोलकर कॉल कट कर देता है। अब उसे पता है कि लो ग्रेड स्क्रोल्स का सरप्लस उन लोगों के पास है जो उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो सीधा चोंगुक के पास जाता है। चोंगुक उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वार्मली वेलकम करता है, लेकिन जिनवू सीधा बोलता है कि उसे लो ग्रेड स्क्रोल्स चाहिए। चोंगुक सरप्राइज होता है कि वो हायर टियर नहीं बल्कि लो ग्रेड मांग रहा है, और जब वो क्वांटिटी पूछता है तो जिनवू बोलता है जितने पॉसिबल हो।
चोंगुक थोड़ा अनईजी फील करता है लेकिन एग्री कर लेता है क्योंकि हेडक्वार्टर्स को डेली 50,000 स्क्रोल्स मिलते हैं। वो वॉर्न करने लगता है रीसेल के बारे में, लेकिन जिनवू क्लियर करता है कि वो रीसेल नहीं करेगा बल्कि खुद यूज करेगा। चोंगुक सस्पेक्ट करता है कि जिनवू कोई बड़ा प्लान बना रहा है क्योंकि वो कोई नॉर्मल गेमर नहीं है। फिर वो कंडीशन रखता है कि एक्सचेंज में जिनवू को यूजफुल इन्फॉर्मेशन देनी होगी क्योंकि पब्लिक रिसोर्सेज यूज करने के लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। जिनवू इस बात से सरप्राइज नहीं होता और डील एक्सेप्ट कर लेता है। उसके लिए फेयर ट्रेड है। जिनवू चोंगुक को बताता है अचीवमेंट रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में कि हर डंजन में रिकॉर्ड ब्रेक करने पर 3 हाई ग्रेड स्ट्रोल्स मिलते हैं और ये रिवॉर्ड रिपीटेबल है अगर अलग अलग प्लेयर्स टर्न बाय टर्न रिकॉर्ड तोड़ते रहें, जैसे रिले रेस। इससे मैक्सिमम रिवॉर्ड फार्म किया जा सकता है और कंट्री रैंकिंग भी बूस्ट होगी। चोंगुक बताता है कि टॉप प्लेयर्स ये मेथड ऑलरेडी यूज करते हैं, लेकिन जिनवू हाईलाइट करता है कि और भी प्लेयर्स यूज कर सकते हैं जो अभी तक रिवॉर्ड क्लेम नहीं किए। जिनवू स्पेसिफिकली ट्यूसडे डंजन के लिए स्ट्रैटेजी बताता है। चोंगुक एक्साइटेड हो जाता है और अज्यूम करता है कि जिनवू ने इसी से रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन जिनवू इस गलत अजम्पशन को करेक्ट नहीं करता क्योंकि ये उसके लिए कवर है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि इस स्ट्रैटेजी से कोई भी 3 मिनट के अंदर डंजन क्लियर कर सकता है। चोंगुक शॉक हो जाता है, लेकिन जिनवू तुरंत पेमेंट डिमांड करता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए 50 हाई ग्रेड स्क्रोल्स का प्राइस सेट करता है। चोंगुक का ऑलमोस्ट सोल निकल जाता है ये सुनकर क्योंकि ये 150 मिलियन के बराबर है। जिनवू और प्रेशर डालने के लिए एक्स्ट्रा इन्फो देता है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ लो टियर नहीं बल्कि हाईएस्ट टियर डंजन्स में भी काम करेगी जहां रिवॉर्ड्स बिलियंस में होते हैं। चोंगुक क्विकली कैलकुलेट करता है और समझ जाता है कि ये डील प्रॉफिटेबल है, तो वो एग्री कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वेरीफाई होने के बाद पेमेंट करेगा, साथ ही डेली 10,000 लो ग्रेड स्क्रोल्स भी देगा। जिनवू कॉन्फिडेंट रहता है और बोलता है कि वो रिग्रेट नहीं करेगा। उसी दिन बाद में चोंगुक अपनी टीम को बुलाता है और स्ट्रैटेजी टेस्ट करने का प्लान बनाता है। टीम कंफ्यूज्ड होती है कि उन्हें आफ्टर आवर्स क्यों बुलाया गया है। चोंगुक उन्हें बताता है कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो टेस्ट करनी है और सब एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बिना रीजन कॉल नहीं करता। वो उन्हें बताता है कि ट्यूसडे डंजन का रिकॉर्ड रिसेंटली ब्रेक हुआ है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी ओवरसीज से आई है। ये सब जिनवू की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए है। टीम इजीली बिलीव कर लेती है और समझ जाती है कि इसीलिए उन्हें सीक्रेसी मेंटेन करनी है। फाइनली चोंगुक अनाउंस करता है कि सब लोग ट्यूसडे डंजन टाइम अटैक परफॉर्म करेंगे इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए, और यहाँ से एक बड़ा चेन रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है जिसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही चंगुक रिवील करता है कि डंजन क्लियर करने का कोर समन एक मॉडल्ड कोमोडो है, पूरी टीम इंस्टेंटली डाउट करने लगती है। और ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से मॉडल्ड कोमोडो बस एक वीक सा लिजर्ड है, अडल्ट इंसान के साइज का, जो देखने में स्टर्डी लगता है और उसका अटैक पावर भी डिसेंट होता है। टेक्निकली बी ग्रेड समन है जो डैमेज डील भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी, लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस लेवल पैकेजिंग है। असली प्रॉब्लम ये है कि इसे रेज करना बहुत मुश्किल होता है और प्रैक्टिकली ये दूसरे बी ग्रेड समन्स के कंपैरिजन में ट्रैश माना जाता है। इसलिए प्लेयर्स इसे एक फेल्ड समन के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन यहीं पर वो हिडन मैकेनिक आता है जो पूरा गेम फ्लिप कर देता है। यूजर्स को पता ही नहीं होता कि मॉडल्ड कोमोडो का असली नेचर क्या है। ये जायंट स्लाइम्स को खाने का दीवाना होता है और जब इसे डंजन में रिलीज किया जाता है तो ये स्लाइम्स को हंट करते हुए लाइटनिंग स्पीड से डंजन क्लियर कर देता है। मतलब जहां दूसरे लोग फाइट करते रहते हैं वहां ये समन नेचुरली क्लियर कर देता है। चंगुक जब स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर देता है, टीम टर्न बाय टर्न डंजन रन करती है और उनकी एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच जाती है जब वो रियलाइज करते हैं कि वो सिर्फ 4 मिनट्स के अंदर बॉस रूम तक पहुंच गए हैं, सिर्फ कोमोडो की एपेटाइट की वजह से। और यहां उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ समन नहीं, एक एक्सप्लॉइट लेवल मैकेनिक है। अब सबको लगने लगता है कि साउथ कोरिया के पास फाइनली वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का रियल चांस है। बस उन्हें र्यून्स के थ्रू मूवमेंट स्पीड ऑप्टिमाइज करनी होगी। और जो समन कल तक सबका मजाक था, आज सबका फेवरेट बन जाता है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट ही स्ट्रेटेजी का रियल इम्पैक्ट है। कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि साउथ कोरिया ने लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और क्रेडिट चंगुक को दिया जा रहा है। लेकिन चंगुक अंदर से जानता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जिनवू को चिपक कर फॉलो करेगा, क्योंकि उसे क्लियरली समझ आ चुका है कि ये बंदा गारंटीड सक्सेस है, चाहे वो फर्स्ट ईयर गेमर ही क्यों ना हो। इसी वजह से वो जिनवू के लिए एक डेडिकेटेड टैलेंट मैनेजमेंट टीम बनाता है जिसमें जा, ब्योंगजिन और ताएसॉप को सिलेक्ट करता है। ये मूव दिखाता है कि अब जिनवू एक इंडिविजुअल नहीं, एक प्रोजेक्ट बन चुका है।
थोड़ी देर बाद जिन्वू को प्रॉमिस्ड 150 मिलियन वॉन मिल जाते हैं और वो जेन्युइनली स्टन्ड होता है। उसके लिए ये रियलाइजेशन शॉकिंग है कि पैसा कमाना इतना इजी भी हो सकता है। जबकि रामबा साइड में खड़ी सोच रही होती है कि इतने पैसे से वो कितने क्रीम बंस खरीद सकती है। ये कंट्रास्ट सीन को हल्का भी बनाता है। जिन्वू अपना इन्वेंट्री चेक करता है और देखता है कि प्रॉमिस्ड 10,000 लो ग्रेड स्क्रोल्स भी आ चुके हैं। और क्योंकि चंगुक ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, जिन्वू भी डिसाइड करता है कि वो अपना पार्ट प्रॉपरली प्ले करेगा और एक सक्सेसफुल प्लेयर बनेगा। सबसे पहले वो ग्राउंड पर पानी डालता है और रामबा फुल सीरियसनेस के साथ हर डेटी से प्रे करती है कि जिन्वू को एक्स रैंक समन मिले। ये वही रिचुअल है जो वो दोनों गिनोकुट डेज में परफॉर्म करते थे, मतलब नॉस्टैल्जिया प्लस डेस्परेशन का मिक्स। रिचुअल के बाद जिन्वू हाई स्पिरिट्स में आता है और स्क्रोल स्टीयर करना स्टार्ट करता है। प्योर ग्राइंड मोड में चला जाता है, लेकिन रियलिटी उसे झटका देती है। काफी देर तक लगातार ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और फाइनली वो और रामबा एग्जॉशन से गिर पड़ते हैं। सिर्फ 1 घंटे में 3000 स्क्रोल्स ओपन कर चुके होते हैं बिना किसी रिजल्ट के। जिन्वू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कंप्लेन करता है कि इतने सारे स्क्रोल से सिर्फ यूजलेस एफ ग्रेड ट्रैश ही क्यों मिला। तब रामबा उसका कान खींचकर उसे डमी बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिन्वू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है। जिन्वू आर्ग्यू करता है कि एक्स रैंक मिलना चाहिए था, क्योंकि रामबा खुद उसकी फर्स्ट ट्राई में आई थी। लेकिन रामबा क्लियर करती है कि वो प्योर लक था, गारंटी नहीं। वो एक्सप्लेन करती है कि 10,000 या 100,000 स्क्रोल्स भी इनफ नहीं हो सकते एक्स रैंक के लिए। ये सुनकर जिन्वू कंफ्यूज्ड हो जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब रामबा उसे प्रॉपरली समनिंग सिस्टम समझाती है, बताती है कि समन्स मैसिव क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हर 8 बिलियन लोग मिलकर 800 मिलियन हॉर्न्ड कैटरपिलर्स समन कर सकते हैं। मतलब कॉमन समन्स का सप्लाई इनसेन है, लेकिन एक्स ग्रेड अलग कैटेगरी है, वो आइसोलेटेड होते हैं। मतलब हर एक्स ग्रेड का सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। ये सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है और रीजन पूछता है, लेकिन रामबा खुद नहीं जानती क्यों। सिर्फ इतना जानती है कि शायद सिर्फ जिन्वू ही उन्हें समन कर सकता है। अब जिन्वू सिचुएशन का मैथ समझता है और अंदर से पैनिक हो जाता है। जब हर समन टाइप के 800 मिलियन वेरिएशंस है और एक्स ग्रेड यूनिक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल की हो जाती है। वो कोलैप्स कर जाता है, ये रियलाइज करके कि लॉटरी बार बार जीतना ज्यादा इजी है इससे। रामबा उसे कंसोल करती है और एक और मैकेनिक बताती है, जो समन्स ऑलरेडी पुल हो चुके हैं वो दोबारा अपीयर नहीं होते जब तक वो सेल ना हो जाएं। मतलब अगर 800 मिलियन हॉर्न कैटरपिलर्स ऑलरेडी समन हो गए तो वो फ्यूचर समन्स में नहीं आएंगे। ये थियोरेटिकली हेल्पफुल है, लेकिन जिन्वू को लगता है कि डिफिकल्टी स्टिल इनसेन है। वो मिड ग्रेड समन्स के बारे में सोचता है, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो इनएफिशिएंट और एक्सपेंसिव हैं। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो लो ग्रेड स्क्रोल्स के साथ ही ग्राइंड करेगा, चाहे ऑड्स उसके अगेंस्ट हों। वो डिटर्मिनेशन के साथ फिर से स्क्रोल स्टीयर करना स्टार्ट करता है, लक के देवता से प्रे करता हुआ, और रामबा उसका चीयर लीडर बन जाती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। लगातार ग्राइंडिंग के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। 1.4 लाख स्क्रोल्स ओपन हो चुके हैं और एक भी एक्स ग्रेड नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्हें प्लेयर जोन के पास रूम रेंट करना पड़ा सिर्फ सिंथेसिस के लिए। रामबा अब बस क्रीम ब्रेड के सपने देख रही है, लेकिन जिन्वू गिव अप नहीं करता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। थोड़ी देर बाद वो रामबा को जगाता है और बोलता है कि अब यूजलेस समन्स को सिंथेसाइज करना होगा। दोनों सिंथेसिस सेंटर पहुंचते हैं, जो पहले एक होटल था, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिंथेसिस सेंटर बन गया है। जिन्वू नंबर लेता है और रामबा इंश्योर करती है कि वो करेक्ट सीक्वेंस याद रखे। उनका टर्न आता है और रूम में एंटर करते ही रामबा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रेस जिन्वू के एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। जिन्वू पहले रामबा को रजिस्टर करता है और सिंथेसिस कंफर्म करता है। हजारों ट्रैश समन सैक्रिफाइस होते हैं उसके स्टैट्स इंप्रूव करने के लिए। जिन्वू को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो सब भी पैसे से आए थे, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होने पर रामबा लेवल 21 हो जाती है और उसकी इंटेलिजेंस +2 बढ़ जाती है। जिन्वू डिसअपॉइंटेड होता है 1.4 लाख समन सैक्रिफाइस करने के बाद सिर्फ लेवल 21, लेकिन रामबा प्राउडली अपने इनविजिबल मसल्स फ्लेक्स करती है और कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट करती है। जिन्वू अपनी डिसअपॉइंटमेंट हाइड करता है और उसे प्रेज करता है। वो नोट करता है कि मैक्स लेवल 100 है, तो इस रेट से लेवल बढ़ाना इटर्निटी जैसा होगा। कुछ दिन बाद चंगुक अनयूजुअल एक्साइटमेंट के साथ बिहेव करता है, क्योंकि उसने जिन्वू के लिए स्पेशल टीम बना दी है। टीम मेंबर ब्योंगजिन पूछता है कि वो इतने एक्साइटेड क्यों है, लेकिन चंगुक के लिए ये सब जिन्वू पर बेस्ड एक्सपेक्टेशन है। वो उसे एक एक्सेप्शनल टैलेंट मानता है, जिसमें वो फुल इन्वेस्टमेंट करेगा। वो अपडेट्स मांगता है और ब्योंगजिन बताता है कि जिन्वू कंटिन्यूअसली स्क्रोल्स ओपन कर रहा है। चंगुक सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है कि जिन्वू और भी स्क्रोल्स लेने आया था और अपने 150 मिलियन वॉन को लो ग्रेड स्क्रोल्स खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी मार्केट से कम प्राइस पर।
ब्योंगजिन बोलता है कि ये मुश्किल होगा क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी उन्हें ज्यादा स्क्रोल्स लेने पर प्रेशर दे रहा है। चंगुक सोचता है कि जिनवू इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है जब उसे डेली ऑलरेडी स्क्रोल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा चल रहा है। इसलिए वो डिसीजन लेता है कि वो जिनवू को हाफ प्राइस पर स्क्रोल्स देगा। ब्योंगजिन शॉक हो जाता है और वार्न करता है कि इससे पेनल्टी मिल सकती है, लेकिन चंगुक कॉन्फिडेंट है। उसके लिए जिनवू एक फ्यूचर नेशनल हीरो है। वो ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है कि नेशन उसे प्रेज करेगा जब जिनवू शाइन करेगा। इस बिलीफ के साथ वो फाइनल ऑर्डर देता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएं, लेकिन स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि ये सब सीक्रेट रहे, सिर्फ टीम के अंदर जा और ताइसॉप के साथ ही ये बात लिमिटेड रहे। एल्सवेयर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू और रैम्बा लिटरली समनिंग स्क्रोल्स को ऐसे टीयर कर रहे होते हैं जैसे वो कोई चीप पेपर हो, मतलब कोई वैल्यू ही ना हो। लेकिन इस एक्शन के पीछे जो डेस्परेशन और ऑब्सेशन है ना, वो क्लियरली फील होता है। रैम्बा थक चुकी होती है और कंप्लेन करती है जिनवू से कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कितनी देर तक वो लोग ऐसे ही स्क्रोल्स फाड़ते रहेंगे। लेकिन जिनवू का जवाब उसके माइंडसेट को परफेक्टली डिफाइन करता है। वो सीधा बोल देता है कि वो लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लिटरली गिर के मर नहीं जाते। यानी उसका रिजॉल्व नेक्स्ट लेवल का है, कोई लिमिट ही नहीं है। तभी सडनली एक इंटरप्शन होता है जब जिया उनके पास अप्रोच करती है और उस मोमेंट पे रैम्बा तुरंत रिएक्ट करती है और अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि जिया को पता ना चले कि वो एक्चुअली बात कर सकती है। फिर जिया कामली इंट्रोड्यूस करती है खुद को और जिनवू को इन्फॉर्म करती है कि वो समनिंग स्क्रोल्स के परचेज के मैटर में आई है। जिनवू सीधा पॉइंट पे आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उससे डिस्काउंट देने का डिसीजन लिया है, लेकिन जिया टिपिकल कॉर्पोरेट स्टाइल में सीधा आंसर नहीं देती और इधर उधर की बातें करने लगती है, मतलब बीटिंग अराउंड द बुश। लेकिन जिनवू कोई नाइव बंदा नहीं है, उसे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि वो बस इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है उसके डिमांड्स फुलफिल करने के लिए। और फाइनली इतनी बिल्डअप के बाद जिया अनाउंस करती है कि वो उसे स्क्रोल्स हाफ प्राइस पे देंगे और वो इसे ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे कोई लाइफ सेविंग डील दे रही हो। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट खत्म नहीं होता, वो एक और बॉम्ब ड्रॉप करती है। वह कहती है कि वो उसे एडिशनल 100 मिलियन का बजट भी प्रोवाइड करेंगे। और ये सुन के जिनवू लिटरली स्टन हो जाता है, शॉक क्लियर है उसके रिएक्शन में। फिर जिया उसे वार्न करती है कि ये सब सीक्रेट रहना चाहिए और एक्सप्लेन करती है कि ये सब पर्क्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। जिनवू भी समझ जाता है सिचुएशन और अग्री करता है कि वो सब कुछ सीक्रेट रखेगा। साथ ही वो ये भी अश्योर करता है कि वो उनकी सैक्रिफाइस को प्रॉपरली समझता है। जैसे ही जिया वहां से जाती है, जिनवू इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है कि चंगुक ने उसके लिए अब तक कितना सपोर्ट दिया है और ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जगाता है कि उसे रीपे करना ही होगा। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है जल्दी से एक एक्स ग्रेड समन पुल करना। लेकिन ये बोलना जितना ईजी है उतना करना नहीं, क्योंकि टाइम पास होता रहता है और प्रोग्रेस जीरो ही रहती है। रैम्बा कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होकर फिर कंप्लेन करती है, लेकिन जिनवू का फोकस बिल्कुल नहीं हिलता। वो क्लियरली बोलता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो ब्लास्ट ड्रैगन मेज और हंकी और ड्रिल इंस्ट्रक्टर दोनों को समन नहीं कर लेता। रैम्बा अब टेयरिंग की आवाज से भी इरिटेट हो चुकी होती है, लेकिन जिनवू के लिए अब रुकना मतलब पूरा एफर्ट वेस्ट करना है, इसलिए वो कंटिन्यू करता रहता है। और फिर कई यूजलेस समन्स के बाद एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां जिनवू लिटरली हर पॉसिबल डेटी से प्रे करने लगता है और इस बार लक फाइनली उसकी साइड आ जाता है। जैसे ही वो एक और स्क्रोल टीयर करता है, एक ब्राइट गोल्डन लाइट क्रैकल करती है, बिल्कुल सेम वाइब जो उसने पहली बार रैम्बा समन करते वक्त फील की थी। और इस मोमेंट का इम्पैक्ट इनसेन है क्योंकि फाइनली उसे वो मिल जाता है जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहा था, एक्स ग्रेड ब्लास्ट ड्रैगन मेज। और ये देखकर जिनवू और रैम्बा दोनों की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, प्योर रिलीफ और जॉय के। उनकी मेहनत फाइनली पे ऑफ करती है। पहले वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिनवू का गेमर इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट होता है। वो रियलाइज करता है कि ये एक लकी स्ट्रीक हो सकती है और अगर वो इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे तो और भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो रैम्बा को बोलता है कि उन्हें रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑन अ रोल मोमेंट है। रैम्बा कंफ्यूज्ड होती है तो जिनवू उसे समझाता है कि हॉट स्ट्रीक क्या होती है और फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो नेक्स्ट स्क्रोल टीयर करता है और जैसे उसने होप किया था, बूम, उसे हंक्यो मिल जाता है ड्रिल इंस्ट्रक्टर, एक और एक्स ग्रेड समन। और इस पॉइंट पे रैम्बा भी शॉक में आ जाती है और बिलीव करने लगती है कि हॉट स्ट्रीक रियल है। जिनवू इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पे होता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत फाइनली रिजल्ट दे रही होती है। फिर इमीडिएटली हंक्यो समन होता है जो काफी टाइम से क्वारंटीन में था और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो कहाँ है। हंक्यो टेक्निकली एक अनपॉपुलर ई ग्रेड समान है जिसका कॉम्बैट वीक है, लेकिन जिनवू जानता है कि उसका रियल वैल्यू कॉम्बैट नहीं बल्कि ट्रेनिंग ऑब्सेशन है। उसके ग्रोथ स्किल्स दूसरे समन्स को ट्रेन करके स्ट्रांग बनाते हैं और उसका करिश्मा स्किल उन्हें डोमिनेट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कभी थकता नहीं और जब वो इंस्ट्रक्टर स्किल अनलॉक करता है तो वो दूसरे समन्स के ग्रोथ पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देता है। और यही वो सीक्रेट था जिसकी वजह से जिनवू पहले रैंकिंग्स में टॉप पे था। रैम्बो ऑब्वियसली एक्साइटेड नहीं होती ट्रेनिंग के आइडिया से क्योंकि वो माचो फेरी नहीं बनना चाहती। जब जिनवू हंक्यो को पेट करता है तो हंक्यो इंस्टेंटली उसे पहचान लेता है एज गिना गॉड, क्योंकि नाम भी उसने ही दिया था। और कंफर्म होने के बाद वो रिस्पेक्ट में बो करता है और कहता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतने टाइम बाद फिर मिलेंगे।
जिनवू प्राउडली उसे देखता है जैसे एक मास्टर अपने परफेक्ट डिसाइपल्स को देखता है। तब ब्लास्ट ड्रैगन भी जिनवू से पूछती है कि क्या वो सच में गिना गॉड है, और जिनवू शॉक हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसने उसकी वॉइस सुनी। ब्लास्ट ड्रैगन डी ग्रेड मेज है जो ओरिजिनली ह्यूमन थी और मैजिक ड्रॉप आउट थी, लेकिन उसके अंदर एक एंशिएंट ब्लास्ट ड्रैगन सोया हुआ है जो उसे इंसेन फायर डैमेज डीलर बनाता है। उसका स्किल ब्लास्ट ड्रैगन वेव एक ड्रैगन शेप्ड फ्लेम शूट करता है जो नॉर्मल सिचुएशन में एवरेज होता है, लेकिन हंक्यो के स्किल से अवेकन होने के बाद वो प्रेडेशन स्किल गेन करती है जो हर बॉस स्किल के साथ उसके डैमेज को परमानेंटली इंक्रीज करता है। और क्योंकि सिर्फ हंक्यो ही उसे अनलॉक कर सकता है, जिनवू ही इकलौता प्लेयर था जो उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सका। ब्लास्ट ड्रैगन एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि जिनवू ही उसका मास्टर है। वो अपनी लॉन्गिंग एक्सप्रेस करती है और जिनवू भी रेसिप्रोकेट करता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सस्पिशियस भी लगता है, जैसे उसने उसे और भी रीजंस के लिए मिस किया हो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर जिनवू उन दोनों को वार्न करता है कि वो पब्लिक में कभी बात नहीं करेंगे और उसे जिनू गॉड नहीं बुलाएंगे। दोनों अग्री करते हैं और नाइटफॉल होने पर जिनवू रेस्ट के लिए घर चला जाता है। जैसे ही वो बेड पे गिरता है तुरंत सो जाता है, जबकि उसके समन्स अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हंकी और ब्लास्ट ड्रैगन एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो कैजुअली कैच अप करते हैं। फिर ब्लास्ट ड्रैगन रैम्बा से इंट्रोड्यूस होती है। रैम्बा हंकी को ग्रीट करती है और रिमाइंड करती है कि वो पहले 1 महीने के लिए साथ काम कर चुके हैं और वो थोड़ी सीनियरिटी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हंकी उसे इंस्टेंटली डिसमिस करता है और एक इंटेंस ग्लेयर के साथ बोलता है कि वो लोग वीक हैं और उसकी सीनियरिटी की बात बेकार है। इससे रैम्बा और ब्लास्ट ड्रैगन दोनों डर जाते हैं। फिर वो अपनी फिस्ट टाइटन करके बोलता है कि अगर वो अपने मास्टर के काम आना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेन करना होगा। वो अनाउंस करता है कि जिनवू के सोने के दौरान भी ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी। फिर ब्लास्ट ड्रैगन को ऑर्डर देता है मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए ताकि वो अपनी माना फील कर सकें और फ्यूचर में प्रेडेशन स्किल अवेकन करें। ब्लास्ट ड्रैगन सोल्जर की तरह अग्री करती है और जब वो रैम्बा की तरफ मुड़ता है तो रैम्बा कॉर्नर में डर के मारे छुप जाती है। हंकी उसे बोलता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ ट्रेन करनी होगी स्विंग स्पीड बिल्ड करने के लिए। रैम्बा प्रोटेस्ट करती है कि फेरी मसल हेड नहीं होती, लेकिन हंकी उसे काउंटर करता है पूछ के कि क्या वो जिनवू का काम नहीं आना चाहती। रैम्बा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कट ऑफ करता है और उसे फ्राइंग पैन स्विंग करने का प्रैक्टिस देता है 5000 बार। और ये सुनकर रैम्बा एक्सप्लोड होने वाली होती है। वो जिनवू को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंकी उसे लिटरली गार्बेज बैग की तरह घसीट के ले जाता है, जबकि जिनवू पीसफुली स्नोर कर रहा होता है। मीनवाइल हेडक्वार्टर्स में जिया चंगुक को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें लो ग्रेड स्क्रोल्स एक्सेस करने से रोक दिया गया है डायरेक्टर के ऑर्डर से। चंगुक शॉक्ड होता है और पूछता है कि इतनी छोटी बात पे डायरेक्टर का ध्यान क्यों गया। जिया बताती है कि डिटेल रिपोर्ट रेडी है और जिनवू के लिए कुछ नहीं है। चंगुक पैनिक करता है, लेकिन तभी जिनवू का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि अब स्क्रोल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनवू ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। और ये सुन के चंगुक डिसाइड करता है कि अब वो हिसू से सेटल करेगा। और फाइनली सीन शिफ्ट होता है जहां जिनवू एक माउंटेन एरिया की तरफ जा रहा होता है एक नॉर्मल डंजन ढूंढने के लिए। और यहां भी वो एक्सप्लेन होता है कि गेम में 4 टाइप के डंजन होते हैं: टावर ऑफ ट्रायल्स, नॉर्मल डंजन, डेली डंजन और कायोस ड्रैगन डंजन। डेली डंजन मटेरियल्स फार्मिंग के लिए होता है। टावर ऑफ ट्रायल्स एक्सट्रीमली ब्रूटल डिफिकल्टी के साथ प्लेयर्स को लिमिट्स पुश करने देता है, लेकिन मोर्टालिटी भी हाई होती है। कायोस ड्रैगन एक रेड डंजन होता है जहां टीम बनानी पड़ती है। और नॉर्मल डंजन वो टाइप है जिसमें जिनवू अब एंटर करने वाला है। अब सीन कंटिन्यू होता है और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल रिवील होती है कि इन्हें स्टेज डंजन्स भी बोला जाता है और रियल वर्ल्ड में ये रैंडमली स्पॉन होते हैं, मतलब कोई फिक्स लोकेशन या टाइमिंग नहीं होती। प्लेयर्स नॉर्मली इन्हें पार्टी बना के क्लियर करते हैं क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, लेकिन जिनवू के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो एक ओजी प्लेयर है। उसका एक्सपीरियंस और गेम नॉलेज इतना इंसेन है कि उसे किसी टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ही मिनट्स के बाद जिनवू नॉर्मल डंजन के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है और यहाँ एक क्रिटिकल रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन होता है कि अगर डंजन को ज्यादा देर तक अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए तो डंजन ब्रेक हो सकता है, जहां से मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में हैवक क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से जिनवू का माइंडसेट क्लियर है, इस डंजन को जितना जल्दी हो सके क्लियर करना है। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी उसे रोककर उसका लाइसेंस चेक करती है और वेरीफाई करने के बाद उसे अंदर जाने देती है। साथ ही एक वार्निंग भी देती है कि केयरफुल रहे। जैसे ही जिनवू डंजन के अंदर एंटर करता है उसे तुरंत ही एक केओटिक बैटलफील्ड का सीन मिलता है जहां वेपन्स क्लैश हो रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं और टेंशन अपने पीक पे है। ये देखते ही जिनवू इंस्टेंटली रियलाइज करता है कि ये एक सबजुगेशन डंजन है, यानी यहाँ ऑलरेडी एक बैटल चल रही है जहां सोल्जर्स एक होर्ड ऑफ ऑक्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिनवू के लिए ये सब देखना सरियल है क्योंकि अब तक वो ये सब सिर्फ गेम में ही एक्सपीरियंस करता था, लेकिन अब ये सब रियल है। वो शॉक में देख रहा होता है जब ऑक्स सोल्जर्स को इंजर कर देते हैं और सोल्जर्स पैनिक में हीलर को बुला रहे होते हैं। और ये मोमेंट जिनवू के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई गेम नहीं है, ये रियल वॉर है और अगर सर्वाइव करना है तो उसे अपना पूरा फोकस शिफ्ट करना होगा। इंस्टेंटली वो अपना माइंड गेम मोड में डाल देता है और डिसाइड करता है कि अब वो वही करेगा जो वो सबसे बेस्ट करता है,
यानी स्ट्रैटेजी और एक्सिक्यूशन। वो तुरंत अपने अराउंड शील्ड एक्टिवेट करता है और अपनी टीम समन करता है, उन्हें बैटल के लिए रेडी रहने को बोलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि राम्बा, होंक्यो और ब्लास्ट ड्रैगन के अलावा वो एक डी ग्रेड गोल्डन फेरी और एक डी ग्रेड मीनोंग भी समन करता है, जो उसने अपने गुरिल्ला को सैक्रिफाइस करके ऑब्टेन किया था। जिन्वू कामली एनालाइज करता है और नोट करता है कि गोल्डन फेरी बेस्ट डी ग्रेड हीलर है, जबकि मीनोंग एक सॉलिड डी ग्रेड टैंक है। फिर वो इंस्टेंटली कमांड्स देना स्टार्ट करता है। राम्बा को बोलता है कि वो होंक्यो को अटैक स्पीड बफ दे, ब्लास्ट ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो पीछे से कवरिंग फायर प्रोवाइड करे, और मीनोंग को डायरेक्ट कमांड देता है कि वो स्ट्रेट जाके ऑर्क लीडर को टारगेट करे, क्योंकि इस डंजन का कोर मैकेनिक यही है। मीनोंग बिना डिले के आगे बढ़ता है और जैसे ही वो जाइंट ऑर्क के सामने लैंड करता है और तुरंत अटैक करता है, लेकिन मीनोंग उस स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। उसी टाइम राम्बा अपना बफ होंक्यो पे अप्लाई करती है और होंक्यो लाइटनिंग स्पीड से मल्टीपल ऑर्क्स को 1 सेकंड के अंदर कट डाउन कर देता है। ये देखकर जिन्वू खुद भी थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि होंक्यो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा होता है। वो इंटरनली सोचता है कि शायद इसका रीजन ये है कि अब होंक्यो एक्स ग्रेट समन के रूप में मार्क्ड है। लेकिन जो भी हो, जिन्वू सैटिस्फाइड है, क्योंकि इसका मतलब डंजन क्लियर और भी इजी होने वाला है। मीनवाइल गोल्डन फेरी अपना रोल परफेक्टली प्ले करती है और मिनोंग को हील करती रहती है जब वो जाइंट ऑर्क लीडर के साथ इंटेंस फाइट में एंगेज्ड होता है। सोल्जर्स जो पहले पैनिक में थे अब रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनली एक पावरफुल एलाय मिल गया है जो सिचुएशन को टर्न कर रहा है। हर समन अपना रोल परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन राम्बा अपने यूजुअल मिसचिफ से बाज नहीं आती और बैटलफील्ड में डॉज करते हुए मस्ती कर रही होती है। जिन्वो तुरंत नोटिस करता है और उसे डांट देता है कि सीरियस हो जाए। राम्बा तुरंत अपोलोजाइज करती है, जबकि होंक्यो एक ऑर्क को ब्रूटल तरीके से पनिश करता है जिसने जिन्वू पे एक्स थ्रो किया था। तभी ब्लास्ट ड्रैगन अपनी इनकैंटेशन चैंट करना स्टार्ट करती है और जैसे ही वो अपना स्किल एक्टिवेट करती है, ब्लास्ट ड्रैगन वेव, एक मैसिव ड्रैगन शेप्ड फ्लेम फॉरवर्ड शूट होता है जो ऑक्स को लिटरली मीडियम रेयर बना देता है। जाइंट और लीडर अपने मिनियंस को जलते हुए देखता है और उस मोमेंट में रियलाइज करता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसे रिएक्ट करने का चांस भी नहीं मिलता, क्योंकि होंक्यो इंस्टेंटली सूप करता है और एक ही स्ट्राइक में उसका हेड उड़ा देता है और इस तरह डंजन क्लियर हो जाता है। टीम अपनी पहली विक्ट्री सेलिब्रेट करती है और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। राम्बा लेवल 5 पे पहुंचती है और उसकी इंटेलिजेंस +2 इंक्रीज होती है। होंक्यो भी सेम लेवल अचीव करता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस +1 बढ़ती है। जिन्वू को रिवॉर्ड मिलता है एक इंटरमीडिएट समनिंग स्क्रॉल जो 5 लाख रुपीस का वर्थ होता है। जिन्वू इंस्टेंटली कैलकुलेट करता है कि अगर वो इतना पैसा सिर्फ 2 मिनट में कमा सकता है तो उसे नेक्स्ट डंजन तुरंत ढूंढना चाहिए। जब राम्बा सबको लेवल अप के लिए कंग्रेचुलेट करती है, जिन्वू इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है कि पैसा कमाना अब उसके लिए कितना ईजी हो गया है, बस वो काम करके जो वो सबसे बेस्ट जानता है। और यहीं से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली टर्न अराउंड करेगा, एक रिलेंटलेस ग्राइंड के थ्रू।